एक ऐसा समय था जब सुज़लोन के फाउंडर तुलसी तांती जी कोई भी डिसीजन लिया करते थे वो सही साबित हो जाया करता था। सुज़लोन बेसिकली एक विंड एनर्जी बनाने वाली कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 1995 में हुई थी। ये सबसे पहली बार लाइमलाइट में साल 2005 में आई थी जब इसने अपना आईपीओ मार्केट में लेके आया था। इनका आईपीओ इसलिए भी खास था क्योंकि ये भारत की सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनी थी। इनका 1500 करोड़ का आईपीओ 15 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था क्योंकि इंडिया में कोयले की डिमांड काफी ज्यादा थी बिजली बनाने के लिए और इन्वेस्टर्स को लगा कि आने वाले टाइम में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज के ऑप्शंस भी काफी तेजी से आएंगे, जिस वजह से इनके आईपीओ काफी सब्सक्राइब किया गया। ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने अपने एक फेल्ड बिजनेस में से एक विंड एनर्जी की कंपनी की शुरुआत कर दी थी। एक समय में सुज़लोन के नाम को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था कि वो एक यूरोपियन नाम जैसी कंपनी है, लेकिन अपने आईपीओ लाते ही इन्होंने मार्केट में सबको जवाब दे दिया था। वो कंपनी इतनी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुई थी। इसके साथ ही कुछ ही टाइम में सुज़लोन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी थी और तुलसी तांती जी भारत के पोस्टर बॉय बन गए थे। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ के करीब 68,000 करोड़ तक बहुत ही कम समय में पहुंच गया था। वहीं तुलसी तांती जी का नेटवर्थ करीब $6 बिलियन हो गया था और वो भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी आ चुके थे। लेकिन दोस्तों ये सक्सेस ज्यादा समय तक नहीं रही और बहुत ही जल्द सुज़लोन घुटनों पे आ चुकी थी। 2008 में सुज़लोन के शेयर का प्राइस जहां 400 रुपए था, आज वो गिर के 10 रुपए से भी नीचे एग्जिस्ट किया करता है। इस वीडियो में हम सुज़लोन के राइज एंड फॉल के बारे में बात करेंगे, वो सारे सही कदम जो सुज़लोन ने लिए और वो सारी गलतियां जिसकी वजह से सुज़लोन मार्केट में पूरी तरीके से फेल हो गई। दोस्तों आज तुलसी तांती जी हमारे बीच में नहीं है। 1 महीने पहले ही उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, लेकिन उनके बिजनेस से हम कई सारे नॉलेज सीख सकते हैं जिसको अपने बिजनेस में अप्लाई करके हम अपने बिजनेस को डूबने से बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो तुलसी तांती जी राजकोट के रहने वाले थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस करने का सोचा और जिसके लिए सबसे फेमस जगह होती है सूरत। राजकोट से सूरत जाके उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया था। तुलसी तांती जी का बिजनेस सेंस काफी अच्छा था और वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने पे फोकस किया करते थे और उन्होंने देखा कि हमें अपने बिजनेस में पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और एक विजनरी सोच रखते हुए तुलसी तांती जी ने अपने पावर की सारी रिक्वायरमेंट के लिए एक विंड मिल की शुरुआत किया जहां से वो पावर का सारा कंजम्पशन अपने विंड मिल के थ्रू कर सकते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद इनका टेक्सटाइल का बिजनेस पूरी तरीके से डूबने लगा था और यहाँ पे तुलसी तांती को एक नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही थी कि अगर वो विंड एनर्जी की एक कंपनी की शुरुआत करते हैं तो उसमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में हो सकती है, क्योंकि जहां टाटा और बिरला अलग अलग पुराने बिजनेसेस में फोकस कर रहे थे वहीं विंड एनर्जी पे किसी का ध्यान ही नहीं गया था। और यहाँ पे 1995 में तुलसी तांती जी सुज़लोन एनर्जी की शुरुआत करते हैं। कंपनी की शुरुआत के 10 सालों के अंदर ही आईपीओ लाते ही सुज़लोन इंडिया की स्टार कंपनी बन गई थी और यहाँ पे तुलसी तांती जी का विजन था कि वो सुज़लोन को दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाए। बेसिकली अगर हम एक विंड मिल को समझने की कोशिश करें तो उसमें 2 कंपोनेंट होता है। एक असेंबली पार्ट होता है जिसमें शाफ्ट और ब्लेड्स आया करते हैं और दूसरा यहाँ पे ट्रांसमिशन पार्ट होता है जिसमें गियर बॉक्स हुआ करता है। तुलसी तांती जी का विजन था कि इन सारे कंपोनेंट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं बड़ी, उन सबको मैं खरीद लूं, जिस वजह से मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफी ज्यादा कम कर सकूं। और यही काम उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस में भी करने के लिए उन्होंने सुज़लोन की शुरुआत की थी। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक एक कंपनीज को खरीदना शुरू किया। साल 2006 में अपने आईपीओ से आए हुए पैसे से उन्होंने बेल्जियम की एक ट्रांसमिशन फर्म हैंसन टेक्नोलॉजीज को $535 मिलियन में खरीदा। इसके साथ ही उन्होंने रियलाइज किया कि आने वाले फ्यूचर में काफी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी चाइना में डेवलप हो रही है, जिसके लिए उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में शुरू किया $60 मिलियन में। इसके 1 साल बाद ही तुलसी तांती जी ने 2007 में जर्मनी की एक टरबाइन कंपनी रीपावर को खरीदने का मन बनाया। बेसिकली रीपावर करीब 2 तरीके के टरबाइन बनाती थी, 2 मेगावाट पावर और 5 मेगावाट पावर। इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग 2 मेगावाट पावर सफिशिएंट था, लेकिन 5 मेगावाट पावर की इंस्टॉलेशन सी लेवल से काफी ऊंचाई पे होती थी जिसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते थे, जो कि इंडिया की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तुलसी तांती जी ने डिसाइड किया कि मुझे सबसे बड़ी कंपनी ही इस मार्केट की खरीदनी है। उस समय फ्रांस की एक कंपनी अरीवा भी रीपावर को खरीदना चाहती थी। अरीवा दुनिया की 4थी सबसे बड़ी कंपनी थी और यहाँ पे तुलसी तांती जी को पता था कि अरीवा उनसे काफी बड़ी कंपनी है और अगर उनके सामने वो बोली लगाते हैं रीपावर के लिए तो वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि अरीवा के पास बहुत पैसे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बिजनेस माइंड चुना और उन्होंने छोटे छोटे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को खरीद लिया, जिस वजह से उनका एक मेजर स्टेक हो गया रीपावर में और इसके बाद उन्होंने करीब 1.4 बिलियन यूरो में रीपावर को खरीद लिया। तुलसी तांती यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स की कंपनियों को खरीद के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम करना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी वो गलती कर रहे थे, वो अपने फाइनेंसेस को कहीं भी नहीं देख रहे थे।
इंडिया में सुजलॉन के पास इतने ऑर्डर्स थे कि उसको इंडिया में फुलफिल करने के लिए उनको इंडिया में एक्सपेंड करना जरूरी था, लेकिन तुलसी तांती जी अपने ग्लोबल विजन की तरफ अभी पूरी तरीके से लगे हुए थे। आईपीओ के आए हुए पैसे से उन्होंने हैंसन को खरीदा और उसके बाद रीपावर को खरीदने के लिए उन्हें काफी सारा बैंकों से कर्ज लेना पड़ा, जिस वजह से सुजलॉन के बैलेंस शीट में काफी ज्यादा रेड मार्क्स दिखाई देने लगे थे और जल्द ही सुजलॉन के ऊपर करीब 13,500 करोड़ का एक काफी बड़ा लोन हो चुका था, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने हैंसन में करीब 35% हिस्सेदारी उन्हें बेचनी पड़ी। बिजनेस में समय बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर हम साल 2012 में देखें तो इंडिया में 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज थी, लेकिन आज 2 या 3 ही एग्जिस्ट किया करती है। और यही कुछ सुजलॉन के साथ भी हुआ, जहां सुजलॉन के पास रीपावर के करीब 90% से ज्यादा स्टेक थे, लेकिन कुछ कंपनी पॉलिसीज की वजह से वो इन पैसों को कैश फ्लो की तरह यूज नहीं कर सकते थे और ना ही इन पैसों पे वो डेट ले सकते थे, और कुछ जर्मन पॉलिसीज की वजह से वो ना ही इन टेक्नोलॉजीज को इंडिया में ला सकते थे। और यहाँ पे रीपावर के कुछ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर की वजह से वो 5 मेगावाट टर्बाइंस को भी यूज नहीं कर पा रहे थे। साल 2008 में सुजलॉन के 13,000 एम्प्लॉइज में से करीब 5,000 एम्प्लॉइज ओवरसीज बिजनेस देख रहे थे, मतलब यूएस, यूके और जर्मनी के बिजनेसेस। लेकिन 2008 के लेमन ब्रदर के फॉल के बाद इनके सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और जितने इनके फॉरेन में बिजनेसेस थे वो मोस्टली यूएस और यूके के डूबने शुरू हो गए थे। और यहाँ पे जितने भी उन्होंने एफर्ट लगाए थे फॉरेन बिजनेस के लिए, वो सारे पैसे अभी ने डूबते हुए दिख रहे थे। यहाँ सुजलॉन पे डेट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम इनके सामने साल 2012 में आई, जब गवर्नमेंट ने 2 नई पॉलिसीज लॉन्च किया। अभी तक जो भी कस्टमर विंड टर्बाइंस लगवाया करता था उसको करीब 50% तक सब्सिडी मिलती थी, और ऐसे कस्टमर करीब 60% डोमेस्टिक थे सुजलॉन के, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसके साथ ही सुजलॉन जैसी रिन्यूएबल कंपनीज को गवर्नमेंट बहुत बड़ी एक सब्सिडी अमाउंट दिया करती थी रिन्यूएबल कंपनी होने की वजह से, जिसको गवर्नमेंट ने अगले 2 सालों के लिए बंद कर दिया। अब यहाँ पे सुजलॉन पूरी तरीके से मार्केट में दम तोड़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे तुलसी तांती जी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने काफी सारे एफर्ट लगा के अपना स्टेक रीपावर में 90% से बढ़ा के 95% तक किया, जिस वजह से अब वो कुछ कैश फ्लो का यूज कर पा रहे थे रीपावर के। और यहाँ पे उनके इंडियन बैंक्स में लोन काफी ज्यादा हो गए थे, जिस वजह से उस समय के एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप रीपावर को सेल कर दीजिए, जिस वजह से आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप अपने लोन को पूरी तरीके से चुका पाएंगे। और यहाँ पे तुलसी तांती जी ने रीपावर को करीब $1 बिलियन में बेच दिया, जिसके बाद कंपनी का डेट करीब 17,323 करोड़ तक आके रुक गया और कंपनी के शेयर प्राइस में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो 21 रुपए पे ही जाके अटक गया था। 2015 में अपने ऊपर काफी ज्यादा कैपिटल प्रेशर बढ़ता देख के उन्होंने अपना कंपनी का 23% स्टेक सन फार्मा के प्रमोटर अनिल सांघवी जी को बेच दिया। अब जहां 2008 में सुजलॉन के एक शेयर की प्राइस करीब 400 रुपए थी, वो गिर के 10 रुपए से भी नीचे आ चुकी थी। अपने डेट कम होने के बाद तुलसी तांती जी अब रिकवरी मोड में थे और वो अपने मार्केट को फिर से रीगेन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे सोलर एनर्जी आ चुकी थी। सोलर एनर्जी काफी ज्यादा चीप थी विंड एनर्जी से भी, जिसके बाद गवर्नमेंट का फोकस सोलर एनर्जी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज करके बिडिंग प्रोसेस को काफी ज्यादा टफ कर दिया, जिस वजह से सुजलॉन के लिए मार्केट और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, सुजलॉन के पूरे बिजनेस को समझने के बाद आइए हम इनके एक बार मिस्टेक समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मिस्टेक देखें तो इन्होंने रॉन्ग एक्विजिशन किया रॉन्ग टाइम पे। इन्होंने रीपावर को खरीदा जो कि इनसे काफी बड़ी कंपनी थी। ये इनका 2 मेगावाट टरबाइन में भी काम चल सकता था, लेकिन इन्होंने उस कंपनी को खरीदा जो कि 5 मेगावाट टरबाइन बनाया करती थी, जिसका उन्हें अभी कुछ खास यूज था नहीं। यहाँ पे तुलसी तांती जी कोई छोटी कंपनी भी खरीद सकते थे जो कि 2 मेगावाट पावर टरबाइंस बनाया करती थी। और इसके साथ इनकी टाइमिंग गलत थी। इनका पूरा फोकस इंडियन मार्केट पे पहले होना चाहिए था, जब इनके ऊपर ऑर्डर्स पाइल अप होते जा रहे थे, लेकिन उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने की जगह वो अपने ग्लोबल एस्पिरेशंस में लगे हुए थे। दूसरा, अगर हम सुजलॉन की प्रॉब्लम समझे तो सुजलॉन ने अपने फाइनेंसेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। किसी भी कंपनी में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पैसे एलोकेट होते हैं। एक्विजिशन के लिए कुछ अमाउंट होता है, एम्प्लॉयज के लिए कुछ अमाउंट रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे तुलसी तांती जी पूरी तरीके से सारे पैसे उठा के एक्विजिशन पे लगा रहे थे और अपने जो करंट कस्टमर्स हैं उनके लिए वो फोकस्ड ही नहीं थे, जिस वजह से सारे फाइनेंशियल्स पूरी तरीके से सुजलॉन के गड़बड़ हो गए। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो साल 2021 में ये करीब 11% ही था। इसका मतलब है कि कंपनी जितने पैसे लगा रही है वो उतने रिकवर कर नहीं पा रही है मार्केट में। तो यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजीज और रेवेन्यू मॉडल में काफी ज्यादा कमी है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी का थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने की कोशिश करें तो 16% यहाँ पे प्रमोटर हैं। तो पिछले 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक कंपनी में धीरे धीरे घटाए हैं। पहले ये 20% पे थे 3 साल पहले, आज प्रमोटर्स का शेयर घट के 16% हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो डीआईज ने करीब 17% यहाँ पे अपना स्टेक रखा है। डीआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। तो दोस्तों, ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुजलॉन ने इंडिया के बहुत सारे बैंक से लोन लिया था।
और जब वो लोन अपने नहीं चुका पाए तो उन्होंने अपनी इक्विटी बेच दी इन बैंक्स को। तो ये DIs उन्हीं के शेयर हैं। और यहाँ पे अगर हम 63% पैसा देखने की कोशिश करें तो वो रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग। तो जब सुज़लॉन का मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा था तो लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए थे, जब सुज़लॉन की वैल्यू 300-400 रुपए तक थी, और वो पैसा गिर गया है। आज सुज़लॉन की वैल्यू 10 रुपए से भी कम है। तो असली पैसा डूबा है आप और हमारे जैसे लोगों का। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुज़लॉन के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? जी नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज नई दिखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का साल 2023 तक, और इसमें करीब 60 गीगावाट एनर्जी विंड एनर्जी के थ्रू भी बनाना है, जिसके लिए ऑलरेडी करीब 32 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल कर ली गई है। और इसमें सुज़लॉन का कंट्रीब्यूशन करीब 11 गीगावाट एनर्जी का रहा है, और ग्लोबली इन्होंने 17 गीगावाट एनर्जी बनाई है। इसके साथ ही अगर हम दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और 24/7 पावर की जो रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अपनी कोयले के ऊपर से पूरी तरीके से डिपेंडेंसी कम करना चाहती है आने वाले टाइम में, जिस वजह से आप फ्यूचर में देखेंगे कि विंड एनर्जी की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। तीसरा, अगर हम एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें तो अभी सुज़लॉन ने अपने 2 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं 2 नए टरबाइन मॉडल में, और इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रीवियस मॉडल में हायर यील्ड को बढ़ाने के लिए कई सारे चेंजेस किए हैं, जो कि क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अपने रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन इसके रिजल्ट्स अभी इनके फाइनेंशियल में देखने को खास नहीं मिले हैं। और अगर हम अभी देखने की कोशिश करें तो इनको अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीब 48.3 मेगावाट विंड टरबाइन बनाने का, जिसको ये 23 यूनिट में बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इनका शेयर का प्राइस 6% बढ़ा और 7.90 पे ये जाके बंद हुआ, और इसके बाद इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के करीब 101 बिलियन रुपीस हो गया। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में विंड एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज काफी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस किया गया तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा पैदा हो सकती है, जैसे कि सोलर एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों यही था आज का केस स्टडी। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको अपने फाइनेंसेस जरूर देखने होंगे। इसके बाद आपकी जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए तो आप उसमें अपना करंट रिक्वायरमेंट भी जरूर देखने की कोशिश करिए कि अभी हम मेरा प्रेजेंट कस्टमर क्या डिमांड करता है, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी साथ साथ ही चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुलसी तांती जी का फोकस फ्यूचर पे ज्यादा था और प्रेजेंट पे कम था। तो यही मेजर पॉइंट हमें सुज़लॉन से देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत सारे इंडिया में लोगों ने सुज़लॉन के थ्रू अपने पैसे जलाए हुए हैं, तो जिनके भी पैसे जले हैं सुज़लॉन में वो कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।